दोस्तों, आज इस विषय पे हम बात करेंगे वो है नेट के जो सिलेबस है और जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसको क्वालिफाई करने के लिए, क्लियर करने के लिए कौन सी बुक्सें पढ़नी चाहिए और किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए। तो किस तरह से मैंने अपनी खुद के बारे में बताऊँगा कि किस तरह से मैंने अपने पहले प्रयास में ही जेआरएफ उत्तीर्ण किया था। ठीक है जी। तो मैं सबसे पहले जो बीए कर रहे हैं अभी, जो स्नातक में हैं विद्यार्थी, उनसे मैं शुरू करूँगा कि उनको कौन सी बुक्सें पढ़नी चाहिए और शुरुआत में ऐसी कौन सी बुक्सें उनको पढ़ना चाहिए और उसके बाद किस तरह से ऊपर जाते जाते जो बड़ी बुक्सों तक पहुँचना चाहिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा जो बीए कर रहे हैं विद्यार्थी जिसने हिंदी का भी शुरुआत की है। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा उनके लिए जो विश्वनाथ त्रिपाठी की हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। ठीक है जी। तो इस बुक से उनको शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि ये जो पुस्तक है ये हिंदी सरल से आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये बहुत सरल पुस्तक है। ठीक है जी। तो इसे शुरुआत करनी चाहिए कि हिंदी को समझने के लिए। ठीक है जी। और इस बुक्स के साथ मैं एक और बताऊंगा जो गाइड है। ठीक है जी। ये है साहित्य प्रतियोगिता। ठीक है जी। ये गाइड जो है वो ये भी पढ़नी चाहिए उनको। ठीक है जी। और दोनों बुक्सों के साथ उनको कम से कम तीन चार बार इनको पढ़ना चाहिए, तभी वो हिंदी को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है जी। और ये दोनों पुस्तकें पढ़ने के बाद उनको कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं कि ऊपर की जो हमारी जो ऊपर की सीढ़ी शुरू हो जाती है। ठीक है जी। तो उनको ऊपर वाली पुस्तकें कौन सी पढ़नी चाहिए, तो उसके लिए मैं बताऊंगा उनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है जी। ये एक दो बार पढ़ने पे समझ नहीं आ सकता, इसको 2-3 बार ऐसे ही पढ़ना चाहिए और उसके बाद जब ये चीज़ें समझ आने लग पड़ेंगी तो आप बोलेंगे कि इससे अच्छा कोई इतिहास हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो ये पढ़ना चाहिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और इसको तो मैं यही बोलूंगा कि हर परीक्षा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हम ये कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में रीढ़ की हड्डी है वो। ठीक है जी। और ये पुस्तक पढ़ने के बाद एक गाइड लेनी चाहिए जो इसके साथ मिलेगी। गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की पुस्तक है हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। ठीक है जी। तो ये गाइड है। ठीक है जी। और ये गाइड साथ लेने के बाद अब देखिएगा आप जो वो आप में बहुत सारी इंप्रूवमेंट हो गई होगी। ठीक है। जब आप इन पुस्तकों को पढ़ लेंगे आपको हिंदी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिल गई होगी अब तक। और अब इसके बाद हमारे सामने आता है कि हमें व्याकरण कौन सा पढ़ना चाहिए, क्योंकि व्याकरण भी एक जो वो साहित्य का ही विषय है। ठीक है जी। तो व्याकरण के लिए वैसे तो अगर मैं सही तरीके से बताऊं तो कांता प्रसाद गुरु का पढ़ना चाहिए व्याकरण, हिंदी व्याकरण। परंतु अगर उससे पहले हम थोड़ा सा व्याकरण को एक सामान्य तरीके से जानने की कोशिश करें तो हिंदी जो मेरे पास व्याकरण है वो है संपूर्ण हिंदी व्याकरण और रचना। ठीक है जी। ये आपने देखा होगा लूसेंट पब्लिकेशन का ये पुस्तक है। ठीक है जी। तो ये लूसेंट पब्लिकेशन का व्याकरण हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है जी। और अब नेट की बात करते हैं कि नेट के लिए कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो नेट के लिए अगर मैं बात करूं तो ये जो मैंने अभी पुस्तकें बताई व्याकरण संबंधित इनको तो हमें पढ़ना ही चाहिए। और उसके बाद हमारे सामने आता है कि नेट का जो सिलेबस है वो हमारे सामने होना चाहिए और सिलेबस के हिसाब से हमें अपनी रणनीति बनानी चाहिए। ठीक है जी। एक और सवाल हमारे सामने आ जाता है कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए दिन में। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप में कितनी कैपेसिटी है, आप में कितनी पावर है, आप कितना टाइम तक पढ़ सकते हैं और कितना पढ़ने के बाद आपको कितना समझ आ जाता है। ठीक है जी। जब तक आपको समझ आ जाता है आप पढ़िए उतना करिए। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे सामने आता है कि काव्य शास्त्र और भाषा विज्ञान के लिए कौन सी पुस्तकें पढ़ें। ठीक है जी। तो काव्य भाषा विज्ञान की बात करता हूँ सबसे पहले, तो ये भोलानाथ तिवारी की पुस्तक है हिंदी भाषा विज्ञान। ठीक है जी। भाषा विज्ञान की पुस्तक है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो वैसे तो बहुत सारे भाषा विज्ञानी हुए हैं परंतु हिंदी में सबसे ज़्यादा इस पुस्तक को माना जाता है कि भाषा विज्ञानी से कोई भी परीक्षा से प्रश्न बाहर नहीं जाता है। ठीक है जी। तो ये भाषा विज्ञान की पुस्तक आपको ये पढ़नी चाहिए। और काव्य शास्त्र की बात करें तो काव्य शास्त्र में मैं बताऊंगा कि काव्य शास्त्र में आपको भगीरथ मिश्र जो एक लेखक हैं सही तरीके से उनको पढ़ना चाहिए। अगर गाइड की बात करें तो गाइड में है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र डॉक्टर विवेक शंकर की। ठीक है जी। ये पुस्तक डॉक्टर विवेक शंकर की आती है, ये गाइड है। और इसमें भारतीय के साथ साथ आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी देखने को मिल सकता है और नेट जैसी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है जी। टीजेटी पीजेटी जितनी भी हिंदी से संबंधित जितनी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए काव्य शास्त्र जो वो ये डॉक्टर विवेक शंकर का अति महत्वपूर्ण है। ठीक है जी। वैसे तो आप मैं यही कहूँगा कि जो सही तरीके से पुस्तकें होती हैं, ठीक है जी, जिनको जो लेखक होते हैं प्रतिष्ठित लेखक वो लिखते हैं उनको पढ़ना चाहिए। जैसे भगीरथ मिश्र की हैं। ठीक है। जिनका पाश्चात्य काव्य शास्त्र का भी आता है और भारतीय काव्य शास्त्र का भी है। ठीक है जी। और
ये होगी नेट से संबंधित पुस्तकें। अब नेट की आपको पता है कि पेपर, 2 पेपर होते हैं नेट के, एक पहला पेपर और एक दूसरा पेपर। तो पहले पेपर के लिए भी मैं लेके आया हूँ कि पहले पेपर के लिए कौन सी पढ़नी चाहिए और मैंने कौन सी पुस्तकें पढ़ी हैं। तो पहले पेपर के लिए मैं आपको बताऊंगा KVS मदान की पुस्तक, पियर्सन पब्लिकेशन की बुक्स है, ठीक है जी। और आपको पता ही होगा, जो नेट की तैयारियां कर रहे होंगे उनको पता होगा कि कौन सी पुस्तक जो वो नेट के फर्स्ट पेपर के लिए, जो जनरल पेपर होता है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको ये पढ़नी चाहिए। और उसके साथ साथ यूट्यूब चैनल हैं, यूट्यूब चैनल जो होते हैं उन पे जाके आप देख सकते हैं। जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल, जैसे स्टडी 91 है, वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएंगी, स्टडी विद भारत, ऐसे बहुत से यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पे आपको फर्स्ट पेपर से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ और वीडियो मिल जाती हैं, ठीक है जी। अब अगर आपको बनना है हिंदी का विद्वान, ठीक है जी, क्योंकि सिर्फ परीक्षा पास करना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी विषय को लेके चले हैं तो उस विषय से संबंधित हमें बहुत सारी जानकारियां होनी चाहिए, ठीक है जी। सिर्फ परीक्षा पास करना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। आपको किसके लिए पढ़ना है? एक्सीलेंस के लिए पढ़ना है, ठीक है जी। किसके लिए पढ़ना है? एक्सीलेंस के लिए। सक्सेस खुद ब खुद मिल जाएगी। और इतनी सारी पुस्तकें पढ़ने के बाद, जैसे हिंदी साहित्य के लिए मैंने बता दिया आपको, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, ठीक है जी। तो अगर ये सारी पुस्तकें आपने पढ़ ली हैं तो उसके बाद आपके सामने आता है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह जी का, ठीक है जी। आपको ये भी पढ़ना चाहिए। नेट जैसी परीक्षाओं से इससे संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है जी। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आप समझ सकते हैं कि नेट की जैसी परीक्षाओं में आप उत्तीर्ण हो सकती है और बहुत अच्छे तरीके से उत्तीर्ण हो जाएंगे। बाकी आपको सिलेबस के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है जी। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर नगेंद्र का, ये डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है, ठीक है जी। ये डॉक्टर नगेंद्र जो संपादक थे, और ये पुस्तक जो है मैं कहूँगा कि ये सारा कुछ निचोड़ है इन सबका, ठीक है जी। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप तो फिर विद्वान ही बन गए हिंदी के, क्योंकि आपको हिंदी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो समझ में आ जाएंगी, ठीक है जी। और एक और पुस्तक मैं बताऊंगा जिनको मैं पढ़ता हूँ, आज तक मैंने पढ़ी हैं, उन पुस्तकों को मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपके साथ। और एक है हमारे सामने राम स्वरूप चतुर्वेदी की जो पुस्तक है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ठीक है जी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है हिंदी के लिए। हिंदी जो जैसे नेट जैसे एग्जाम के लिए और विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी होते हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं, बड़े बड़े एग्जाम, उनके लिए पुस्तकें मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी हैं, ठीक है जी। और उसके बाद की बात करें, जैसे नेट के सिलेबस में इतने सारे निबंध लगे हुए हैं, ठीक है जी, कहानियाँ लगी हुई हैं, कविताएं लगी हैं, तो वो अलग से आपको देखनी है। और उनके लिए जैसे हम बात करें उपन्यासों की, ठीक है जी, तो आपको ये खुद के देखने चाहिए। और उपन्यास पढ़ने, जब हम पूरे पढ़ेंगे इनको, तभी हम जो कथन से संबंधित नेट में जैसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं तो तभी हम पूरे कर सकते हैं। और जैसे पात्रों से संबंधित प्रश्न बनते हैं तो वो तभी हम कर पाएंगे जब हमने इन पूरे जो रचनाएं हैं इनको पढ़ा होगा। जैसे मेरे पास ये है गोदान उपन्यास, तो गोदान आपको पता ही होगा कि हिंदी से संबंधित नेट की परीक्षा में तो यहाँ से प्रश्न हर बार आता ही आता है, ठीक है जी। और हमारे सामने एक और है, ठीक है जी, फणीश्वरनाथ रेणु का मैलांचल, ये भी उपन्यास है, ठीक है जी। और बहुत सारी रचनाएं हैं जो नेट के सिलेबस में लगी हुई हैं, ठीक है। जैसे आषाढ़ का एक दिन, ठीक है जी, इनको पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो इनको पढ़ लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो फिर जैसे मानस का हंस है। आजकल जो यूनिट 6 और 6 से लेकर 10 तक जो यूनिट हैं, वहाँ पे जो इन सारी चीज़ों से प्रश्न बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है जी। और यूनिट 6 से लेकर 10 तक जो बना गया है, सारी रचनाएं जिस तरह से हैं, उनमें जो उपन्यास हैं, कहानियां हैं और नाटक हैं, ठीक है जी। तो आपको ये पढ़ने चाहिए। और मैं और बताऊं आपको, तो जैसे मैंने खुद का परचेज किया हुआ है ये, ठीक है जी, अंधा युग मेरे पास नाटक है, मैं इनको पढ़ता हूँ। और बकरी नाटक है आपके, मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि मैं इन चीज़ों को खुद की परचेज की हुई हैं। जैसे चंद्रगुप्त नाटक है, ठीक है जी, ये सारी नेट के सिलेबस में लगी हुई रचनाएं हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक है, ठीक है जी। और बाणभट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये उपन्यास है, ठीक है जी। तो इनसे अभी मैं बात करूँ, जैसे 2023 जून की बात करता हूँ मैं, ठीक है, जिसमें जो नेट का पेपर हुआ था उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत सारे प्रश्न ऐसे बने थे जो यूनिट 6 से लेकर 10 तक है, ठीक है जी। उसमें कितने सारे उपन्यास हैं, ये सारे उपन्यास और मैंने जो कहानियाँ, निबंध जितने भी हैं, उनसे बहुत सारे प्रश्न बने थे। और उनसे जैसे पात्रों से संबंधित और कथन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बने थे, ठीक है जी। और जैसे
मैं कहानियों की बात करूँ, नेट के सिलेबस में जो कहानियाँ लगी हैं, 21 कहानियाँ लगी हुई हैं, तो वो आप कहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि वो मिलती तो है नहीं। लाइब्रेरी में जाएँगे, एक-एक कहाँ ढूँढेंगे आप लोग, ठीक है जी? किसी एक लेखक की तो है नहीं वो, बहुत सारे लेखकों की अलग-अलग कहानियाँ दी हुई हैं। तो नेट के सिलेबस में 21 कहानियाँ लगी हुई हैं। आप नेट में जा सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं, पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप उन कहानियों को पढ़िए और उनके जो आपको महत्वपूर्ण तथ्य लगते हैं, ठीक है जी, उनको आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी पे। और जो उनके प्रमुख पात्र हैं, ठीक है जी, उनके कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, उनमें कुछ जो विशेष है, उन चीज़ों को लिखिए, ठीक है जी। तो आपका नेट बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें, तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए, ठीक है जी। क्या करने चाहिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए जो मैं एक पुस्तक बताऊंगा आपको, वो पुस्तक आपको लेनी चाहिए, परंतु ये ऑनलाइन मिलेगी, ये मार्केट में नहीं मिलती है। ये पुस्तक है यूथ कंपटीशन की। इसमें जितने भी अब तक यूजीसी द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं हिंदी से, जितने भी, ठीक है जी, तो ये सारे के सारे इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। और व्याख्यात्मक हल सहित व्याख्या भी हल की होगी, ठीक है जी। तो ये पुस्तक भी आपको रखनी चाहिए, ठीक है जी। और इसके बाद मैं सही तरीके से बात करूं कि आपको जो नेट का पेपर अगर निकालना है, सिर्फ और सिर्फ नेट का पेपर निकालना है, तो आपको कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए? अगर सही तरीके से आपका हिंदी पे सही तरीके से पकड़ है, ठीक है जी, तो आप वो सरल जो इतिहास है विश्वनाथ त्रिपाठी जी का, ठीक है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, उसको त्याग दीजिए, उसको रहने दीजिए। आप शुक्ल को पढ़िए, डॉक्टर नगेंद्र को पढ़िए, ये 2 चीज़ें साहित्य इतिहास में लीजिए। और उसके बाद जो फर्स्ट पेपर के लिए पियर्सन पब्लिकेशन की जो पुस्तक आती है के.वी. मदान जी की, उसको पढ़िए, ठीक है जी। और उसके बाद जो नेट के सिलेबस में अन्य रचनाएं हैं, उनका अध्ययन कीजिए और आपका नेट हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से। मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि इसी तरह से रणनीति मैंने खुद भी बनाई थी और मैं 3 टाइम जो नेट जेआरएफ उत्तीर्ण हूँ, ठीक है जी। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और अपने मित्रों के साथ शेयर करके आप प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद।